अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूं मीर जाफर के बारे में और साथ ही साथ सिराजुल दौला के बारे में। इनको कौन कौन जानता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ सिराजुल दौला और मीर जाफर कौन थे, किस तरह इन्होंने हुकूमत की और किस तरह करके इन्होंने अपनी सल्तनत चलाई। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मीर जाफर के बारे में। असल में मीर जाफर बचपन से ही नवाब बनना चाहते थे और इसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, यानी कि नवाब बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे और नवाब की जो कुर्सी है उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवानी से नवाब ऑफ बंगाल जो अली बर्दी खान है उनकी फौज को ज्वाइन कर लिया और इतना उन्होंने अच्छा काम किया, इतनी अच्छी एफर्ट की कि नवाब जो थे यानी कि अली बर्दी खान जो थे उन्होंने अपना सब कुछ उनको दे दिया और साथ ही साथ अपनी जो बहन की शादी है वो भी मीर जाफर से करवा दी। मीर जाफर से शादी करवाने के बाद, अपना सब कुछ देने के बाद, मीर जाफर अभी भी उनको कुछ हजम ना हुआ। उन्होंने नवाब की कुर्सी पे अभी भी नजर जमाई रखी और इस तरह करके उन्होंने नवाब को ही मारने की साजिश शुरू कर दी। मगर ये साजिश शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, क्योंकि नवाब जो है उनको नेचुरल कोज होगी, मतलब कि कुदरती तौर पर बीमार हो गए और उन्हें मौत होगी। जैसे ही नेचुरल कोज की वजह से अली वर्दी खान जो है उनका इंतकाल हो गया, तो उनका जो नवासा था 23 साला नवासा सिराजुल दौला जो है वो वहाँ का नवाब बन गया। अब ये जो बात थी, सिराजुल दौला जो नवाब बन के वहाँ पे, ये जो बात थी ये मीर जाफर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा यार मैं इस कुर्सी तक पहुँचने के लिए मैंने इतनी कोशिश की, मैंने सारे काम किए, मैंने उसकी बहन से शादी की, मैंने सब कुछ हासिल किया, मगर उसकी इंतकाल के बाद, उसकी मौत के बाद ये सब कुछ सिराजुल दौला के पास चला गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सिराजुल दौला कौन था। तो बात की जाए सिराजुल दौला के बारे में, तो सिराजुल दौला कौन थे? सिराजुल दौला जो थे वो नवासा था अली वर्दी खान का और साथ ही साथ बंगाल इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन स्टेट में से एक स्टेट था। और बात की जाए तो आज अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया मुल्क बन जाए तो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और यहाँ का नवाब बनना पैसा और ताकत दोनों हासिल करने के बराबर है। आगे हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब रॉबर्ट क्लाइव उस जगह पर आता है, रॉबर्ट क्लाइव जहाँ पे जाके जंग शुरू होती है, जहाँ पर जाकर बंगाल, अंग्रेज और सारे मुल्क जो आपस में जंग करने के लिए तैयार होते हैं और जहाँ पे जाके गद्दारी का मामला जो है वो शुरू होता है। किस तरह करके मीर जाफर ने गद्दारी की, किस तरह करके मीर जाफर ने गद्दारी करके अपनों के साथ, दूसरों के साथ अंग्रेजों को हुकूमत दी, किस तरह करके वो आगे गए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव 3000 की फौज लेकर प्लेसी के मुकाम पर पहुंचता है और वहां पर जाके अपने लोगों को हुक्म देता है कि यहाँ पे हम जंग शुरू करेंगे और यहाँ पे हम अपना कब्जा जमाएंगे। जंग शुरू होने से पहले ही नवाब अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह जब जंग शुरू होती है तो नवाब जो है उसका जो वफादार जनरल था वो आगे बढ़ता है और जंग को शुरू करता है और तोपों के साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव पर अटैक कर देता है। यानी कि जो नवाब सिराजुल दौला उसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह ये सारी जंग शुरू होती है वो आगे बढ़ता है और रॉबर्ट क्लाइव की जो टीम आई होती है, यानी कि जो 3000 की फौज लेकर आई होती है, उस पर जो अटैक शुरू कर देता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव में भी अब कोई जो हिम्मत नहीं आ रही, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको भी भरपूर जो है बमबारी से ना जवाब देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आके मसला ये होता है कि जब नवाब की जो टीम है वहाँ पर हमला शुरू करती है तो उसकी टीम यानी रॉबर्ट क्लाइव की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोरी के बायस रॉबर्ट क्लाइव के क्या कहता है उनको कि यार पीछे दरख्तों वाली साइड पर, पीछे की साइड पर सब निकलते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भी इस बार बमबारी से जवाब दिया। जवाब देने के बाद उसकी टीम कमज़ोर हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी टीम को लेकर मंगरूज के ट्रीज के पीछे भाग जाता है और गायब हो जाता है। इस तरह नवाब की जो टीम है वो समझती है, वो सोचती है कि शायद जो रॉबर्ट क्लाइव की टीम है उसकी जो सारी फौज है वो हमसे डर कर यहाँ से भाग चुकी है। और इसी तरह उनके जो ग्रुप्स है उनमें से एक ग्रुप जब पीछे की तरफ जाता है तो उसका जनरल जो है, यानी कि जनरल जो नवाब साहब है, वो जनरल को, अपने वफादार जनरल को पीछे भेजते हैं। तो उसी दौरान यानी कि एक ग्रुप जब पीछे जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव की जो टीम है वो अचानक से उन पर हमला कर देती है। हमला करने के बाद उसका वफादार जनरल जो है वो वहीं पर शहीद हो जाता है। जैसे ही नवाब का वफादार जनरल जो है वो शहीद हो चुका होता है, इसी तरह नवाब जो वो हिम्मत हार चुके होते हैं, क्योंकि उनके 3 ग्रुप होते हैं। 3 ग्रुप में से वो एक ग्रुप जो है बमबारी का शिकार हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव के जरिए और जो 2 ग्रुप बचते हैं वो 2 ग्रुप हैंडल कर रहे होते हैं मीर जाफर। अब मीर जाफर का तो पहले दिन से ये एक प्लान था कि क्यों ना गद्दारी करके नवाब की जो सीट है हासिल कर लीजिए, क्योंकि जिस बंदे की बचपन से एक ही ख्वाहिश हो नवाब की सीट हासिल करना, वो गद्दारी के लिए भी उतर सकता है, अपने साथ बेवफाई करने के लिए भी उतर सकता है। अब यहाँ पे जो 2 ग्रुप्स थे
यानी 2 ग्रुप्स में बात कर रहा हूँ जो कि मीर जाफर हैंडल कर रहे थे, उन 2 ग्रुप्स को जब नवाब ऑर्डर देते हैं कि जाके रॉबर्ट क्लाइव की टीम है उनको तबाह बर्बाद करो, तो वो दोनों ग्रुप जो वहां जाने से मना कर देते हैं और इसी तरह आखिरकार नवाब मीर जाफर के पैर पड़ता है। अब यहाँ पर आके नवाब मीर जाफर के पाँव इसलिए पड़ते हैं कि प्लीज मेहरबानी करो, यहाँ पर अपनों के साथ गद्दारी ना करो और हमें ये सल्तनत जीतने दो, हमें यहाँ पे लोहा मनवाने दो और लोगों पे फतह हासिल करने दो। लेकिन मीर जाफर यहाँ अपने नवासे को बिल्कुल भी नहीं बख्शता और यहाँ पर आप लोगों को वापस जाने को कहता है और कहता है कि हम इनके साथ कोई जंग नहीं करेंगे, इस जंग को यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव की टीम जो है वो वापस चली जाती है और इसी तरह अब नवाब के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता यहाँ से जंग लड़ने का। अब वो अकेला कितने लोगों के साथ लड़ेगा, तो आखिरकार वहाँ के लोग जो है उनको मशवरा देते हैं नवाब को कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है कि तुम अकेले हर किसी से लड़ सको और तुम्हारे साथ इतने लोग भी नहीं है कि जो आगे लड़ के यहाँ पे फतह हासिल कर सके। तो आखिरकार नवाब जो है वहाँ से भाग जाता है। जैसे नवाब भागता है तो वहाँ पे बंगाल में मीर जाफर जो है वो वहाँ पर उसको अगवा करता है। अगवा करने के बाद वहाँ पे जंजीरों से बांध देता है नवाब को। जंजीरों से बांधने के बाद कुछ ही दिन बाद जो है वहाँ पे उनका सर कटवा कर अपने सिपाही से वहाँ पर फेंक देता है। यहाँ पे गद्दारी कर दी मीर जाफर ने अली वर्दी के नवासे के साथ यानी कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ और यहाँ पे उनका कत्ल कर दिए, यहाँ पे उनको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद जो है आप मीर जाफर के हाथ में 5 उंगली थी, यानी उनकी 5 उंगलियां थी वो घी में थी। अब बात आती है आगे मीर जाफर ने ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया। मीर जाफर ने सब कुछ अंग्रेजों के लिए किया ताकि, क्योंकि वो मीर जाफर जो अंग्रेजों की गुलामी के नीचे लगे हुए थे। मीर जाफर ने सब कुछ अंग्रेजों के हवाले कर दिया और अब वो वक्त आ चुका था कि अंग्रेजों ने अपनी सारी सल्तनत यानी पूरे बंगाल को मीर जाफर के नाम कर दिया और वहां का उनको पपेट नवाब बना दिया। अब वो दिन आ चुका था जिसकी बचपन से कोशिश कर रहे थे मीर जाफर, अपनों के साथ गद्दारी की, अपनों के साथ बेवफाई की, सेल्फिशनेस की और आखिरकार बंगाल के पपेट नवाब बन गए। बंगाल में नवाबी के बाद अब वो वक्त था कि अंग्रेज बहुत मजबूत हो चुके थे क्योंकि उनके साथ मीर जाफर थे जिन्होंने अपनों से गद्दारी करके, अपनों से बेवफाई करके उनको नवाबी की सीट मिली और बंगाल में उन्होंने हुकूमत की। मगर कह सकते हैं कि जो अपनों से गद्दारी कर सकता है वो दूसरों से भी गद्दारी कर सकता है। मीर जाफर का लालच अभी भी खत्म ना हुआ तो आखिरकार उन्होंने अंग्रेजों से गद्दारी की और अब वो डच का पपेट नवाब बन गए। डच का पपेट नवाब बनने से पहले ही अंग्रेजों ने जो है वो मीर जाफर को फारिग कर दिया और मीर जाफर को नवाब की सीट से हटा दिया। अब मीर जाफर जो है वो इतने धोखेबाज निकले, इतने सेल्फिशनेस निकले, इतने बेवफा निकले जिन्होंने अपनों से गद्दारी की, दूसरों से गद्दारी की। गद्दारी करते करते आज भी लोग उनको एक बहुत बड़े गद्दार के नाम से जानते हैं और आज भी लोग उनकी जब कब्र पर जाते हैं तो उनको कहते हैं कि नमक हराम डेयरी के नाम से उनकी जो कब्र का नाम रखा गया है। आज भी लोग उनको नमक हराम डेयरी के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ उनके जो अली वर्दी के जो नवासे थे यानी कि सिराजुद्दौला, उनको लोग जानते हैं जी ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर के नाम से, क्योंकि उन्होंने किससे भी गद्दारी नहीं की। उन्होंने आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक दूसरों से लड़े और आखिरकार अपनों का शिकार बन के अपनों के हाथों ही कत्ल हो गए। और साथ ही साथ मीर जाफर जो है उनकी गद्दारी बेवफाई की वजह से वो आज जाने जाते हैं और साथ ही सिराजुद्दौला जो है वो अपनी एक अच्छे फाइटर के नाम से जाने जाते हैं। अब अच्छे लोग हमेशा अच्छे नाम से जाने जाते हैं, बुरे लोग बुरे नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी बहुत ही खास एक पॉइंट बताने जा रहा हूं कि गद्दार जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। गद्दारी उसकी नस्ल दर नस्ल चलती चली जाती है और उसकी नस्ल शायद आज भी हमारे आसपास कहीं जिंदा है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, आप भी सोचेंगे कि ये गद्दार जो है खत्म हो गया, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में इसकी हुकूमत, बिल्कुल। अब आप समझेंगे कि इस गद्दार को कोई हुकूमत कैसे दे सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान का पहला सदर यानी कि सिकंदर मिर्जा जो है वो मीर जाफर के ही नवासे थे और मीर जाफर ने जिस तरह गद्दारी की, सिकंदर मिर्जा ने भी उसी तरह गद्दारी की। उन्होंने जब पहला मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और आज भी पाकिस्तान जो वो मुकम्मल तौर पर अनस्टेबल है। और कहा जाता है कि आज जो पाकिस्तान अनस्टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर मिर्जा की वजह से है। मीर जाफर ने गद्दारी की, उसके बाद उनके ही नवासे ने गद्दारी की। ये गद्दारी चलती चली आ रही है और आप मुझे बताएं कि आपको ये मीर जाफर की गद्दारी कैसी लगी और साथ ही साथ सिराजुद्दौला ने जो अपने लोगों के लिए लड़े, अपनी सल्तनत के लिए लड़े, ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।